एससी इकोनॉमिक्स सॉफ्टवेयर की 10वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको सीमांत उपयोगिता हास नियम की सहायता से मांग वक्री व्युत्पत्ति करना, मार्शल का उपभोक्ता अधिशेष और कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वीडियो नंबर 11 और 12 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। डिटेल में हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं किस तरह से घटती है। देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो हासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है? हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मतलब जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। यानी कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति वस्तु का उपभोग करेगा उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रत्येक अतिरिक्त वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने वस्तु का उपभोग किया तो आपकी सीमांत उपयोगिता लगातार गिरती चली जाएगी। ये आपकी सीमांत उपयोगिता है। और उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जहां पर एक उपभोक्ता वस्तु की उतनी इकाइयां खरीद रहा है जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता है। मान लीजिए कीमत P0 है, उपभोक्ता जो है वो वस्तु की X0 इकाइयां खरीद रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मांग वक्र जो है वो भी हमने व्युत्पन्न करना है। तो हासमान सीमांत उपयोगिता की सहायता से मांग वक्र व्युत्पन्न किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मांग वक्र की व्युत्पत्ति जो है वो हासमान सीमांत उपयोगिता के बाद हुई है। मांग वक्र की व्युत्पत्ति पहले हो चुकी है और उसका जो कारण है उसको हम सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से पता करने की कोशिश करते हैं। तो मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसा देखा गया है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग में कमी देखने को मिलती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। यानी कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, और विपरीत संबंध का जो आधार है वो है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। और हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यानी कि एक विवेकशील उपभोक्ता वस्तु का उपभोग तभी तक करेगा जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके बराबर हो। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं किस तरीके से हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम होता है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कीमत जो है वो 10 रुपए है और उपभोक्ता वस्तु की 10 इकाइयों का ही उपभोग कर रहा है। अब मान लीजिए इस स्थिति में हम एक डायग्राम और बना देते हैं इसमें कीमत की और मात्रा के संबंध को दिखाया जाता है। यानी कि 10 इकाइयां खरीद रहा है जब वस्तु की कीमत 10 रुपए। अब ये मान के चल रहे हैं, इसको हम E द्वारा शो कर रहे हैं, E0 द्वारा, इसको हम A0 द्वारा शो कर रहे हैं, A0 द्वारा। अब मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़कर 12 रुपए हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उपभोक्ता पहले से कम इकाइयां खरीदना स्टार्ट कर देगा। यानी कि उपभोक्ता संतुलन बिंदु अब E0 ना रह के E1 हो गया है, और इसके आधार पर आप वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद रहे हो? X1, जिसकी मान लीजिए 8 है। इसका मतलब उपभोक्ता वस्तु की 8 इकाइयां कब खरीदेगा? जब वस्तु की कीमत बढ़कर 12 हो जाए। यानी कि कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग में कमी देखने को मिली है, जो कि मांग का नियम बताता है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपए हो जाए, यानी कि कीमत गिरकर P2 हो जाए, तो उपभोक्ता जो है अब इसका संतुलन जो है वो हो गया है हमारा E2, और इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहा है? X2। यानी कि इस स्थिति में उपभोक्ता जो है वो वस्तु की 12 इकाइयां खरीदेगा जब वस्तु की कीमत घटकर 8 हो गई है। इस तरीके से हमने पाया A1 और A2 को, इसको जोड़ दें तो जो वक्र बनेगा उसको बोलते हैं मांग वक्र। यानी कि इस तरीके से हमने हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति की। और जो हमें समझने वाली कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, नंबर 1, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि एक वस्तु का जो मांग सीमांत उपयोगिता वक्र है वही एक उपभोक्ता का मांग वक्र भी होता है।
यानी कि अगर आप सीमांत उपयोगिता वक्र को मांग वक्र कहते हो तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की x1 इकाइयां खरीद रहा है, x2 इकाइयां खरीद रहा है, x3 इकाइयां खरीद रहा है, इसलिए ये वस्तु की मांग वक्र को दिखाने की कोशिश करता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा मांग वक्र है, वहां पे सीमांत उपयोगिता दिया हुआ था, तो आपको याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता को ही मांग वक्र कहते हैं। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि अगर उपभोक्ता का संतुलन उस स्थिति में होता है जहां पर वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर बराबर है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु से कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने की वजह से MUX छोटा हो जाता है PX से, तो उपभोक्ता कम वस्तु उपभोग करेगा, उपभोग में क्या करेगा, कम करेगा, और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत जो है वो बराबर ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही उपभोक्ता वस्तु का उपभोग कम करता है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि कीमत के कम होने पर उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बढ़ा देगा। दूसरा, अगर कीमत घट जाती है, कीमत अगर घट जाती है, ठीक है जी, यानी कि इस स्थिति में MUX मोर देन PX होगा, तो उपभोक्ता वस्तु का अधिक उपभोग करेगा, और अधिक उपभोग वो तब तक करता रहेगा जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर बराबर नहीं हो जाती। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमेशा इकोनॉमी में एक व्यक्तिगत नजरिए से वस्तु का उपभोग उपभोक्ता तब तक करेगा जब तक कि वस्तु की कीमत और वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर बराबर नहीं हो जाती। ये बात आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। यही सारी बातों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स टूल में मिल जाएंगे। तो यदि एक वस्तु, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये हम आपको बार बार नहीं समझा रहे, एक और तरीके से हम वस्तु की मतलब मांग वक्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि इसमें डायग्राम के थ्रू हम नहीं बताएंगे, क्योंकि डायग्राम के थ्रू है भी नहीं, लेकिन इक्वेशन के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं। वो है समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। मैं आपको समझा देता हूं समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से मांग वक्र कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है। समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि एक उपभोक्ता वस्तु का उपभोग तब तक करेगा जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर बराबर नहीं हो जाती। यानी कि इस तरीके की बातें आपको याद रखनी है कि यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि एक उपभोक्ता वस्तु का उपभोग तब तक करेगा जब तक कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। अब मान लीजिए हम ये मान रहे हैं कि X वस्तु की कीमत में कमी आती है। मान लीजिए X वस्तु की कीमत में कमी आती है। अब आपको समझाने के लिए मान लीजिए ये 100/10 है बराबर 50/5 है। दोनों का मतलब एक ही है। अब मान लीजिए ये कीमत गिरकर 5 हो जाती है, यानी कि 100/5 इज मोर देन 50/5। तो यानी कि अगर X वस्तु की कीमत में कमी आती है तो X वस्तु 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाती है। तो कंडीशन क्या है कि अगर MUX/PX मोर देन MUY/PY है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, X वस्तु का उपभोग ज्यादा करेगा और Y वस्तु के उपभोग में कमी करेगा। यानी कि X वस्तु का उपभोग वो ज्यादा करेगा, Y वस्तु को उपभोग में कमी करेगा, और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि MUX/PX बराबर नहीं हो जाता MUY/PY। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक है तो X वस्तु का अधिक उपभोग करेगा। भाई मान लीजिए आप दो चीज पसंद करते हो, एक आप एप्पल पसंद करते हो, एक ऑरेंज पसंद करते हो, और आप वस्तु का उपभोग तब तक कर रहे हो जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर बराबर है। अब एप्पल का प्राइस गिर गया तो आप क्या करोगे, ऑरेंज से पैसे हटाकर एप्पल खरीदना शुरू कर दोगे। इतनी सी बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। और अगर मान लीजिए X वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, X वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो अगर X वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होगा, ये वाली कंडीशन मिलेगी आपको, MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY। और इस स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, X वस्तु के उपभोग को कम करेगा। और जब उपभोक्ता X वस्तु के उपभोग में कमी करेगा तो जो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता जो है उपभोग है
और सॉरी एक्स वस्तु में उपभोग कम करेगा, इसका मतलब कीमत के बढ़ने से उपभोग में कमी हुई, और अल्टीमेटली ये कंडीशन जब तक नहीं आ जाती तब तक आपका ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से चलता रहेगा। तो कहने का दोस्तों सिंपल मतलब ये हुआ कि मार्शल उपयोगिता सिद्धांत में मांग वक्र को सीमांत उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। इसका ज्यामितीय नाम है, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता वक्र है ये मांग वक्र का ज्यामितीय नाम है, और यह ऋणात्मक ढाल का होता है क्योंकि इसके निम्न कारण जिम्मेदार है। तो इसके कारण के बारे में तो हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको कहते हैं उपभोक्ता बचत की अवधारणा, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में। और ये जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है ये मार्शल ने पॉपुलराइज किया। तो मार्शल की जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इस विचार को काफ़ी यूज़ किया जो कि उपभोक्ता बचत की अवधारणा को नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ उपभोक्ता बचत क्या होती है। उसे बताने से पहले हम कुछ मान्यताओं को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि उपभोक्ता की जो माप है यानी कि जो उपयोगिता है वो गणनात्मक उपयोगिता है। गणनात्मक उपयोगिता का क्या मतलब हुआ कि उपयोगिता नंबर में दी हुई है और आप उपयोगिता को माप सकते हो यूटिल में, यानी कि उन्होंने ये माना कि मुद्रा रूपी एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हो। दूसरा उनकी ये मान्यता थी कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो समान रहती है। तीसरी मान्यता ये चलती है कि कोई भी वस्तु का विकल्प मौजूद नहीं है, यानी कि कीमत घटने पर या बढ़ने पर या वस्तु का उपभोग करने पर, यानी कि हर परिस्थिति में उपभोक्ता उसी वस्तु का प्रयोग करता रहेगा जिसकी जिसका उपभोग वो कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना था कि अलग अलग वस्तुओं से जो उपयोगिता मिलती है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा जो चौथी मान्यता है वो है उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता समान रहती है। तो इन चार मान्यताओं को हम ध्यान में रखेंगे और आज का जो टॉपिक है उसका डिफाइन कर रहा है। तो ये मार्शल की डेफिनेशन है, कह रहा है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो वस्तु की कीमत देने को तत्पर है तथा जो कीमत वह वास्तव में दे रहा है इसका अंतर उपभोक्ता बचत कहलाता है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गया और मैंने क्या किया, उससे बार्गेनिंग करना शुरू किया शर्ट के लेके। मान लीजिए ये शर्ट लेने के लिए मैं गया, तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम शर्ट कितने की दे रहे हो, तो शर्ट को देखने से पहले ही मैंने अपने मन में एक विचार कर लिया कि शर्ट के लिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि इतना ही मैं देने को रेडी हूँ। लेकिन जब बारी आई पूछने की तो उसने मुझसे कहा 2000 रुपये की शर्ट है, तो डेफिनेटली मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इस शर्ट के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2000 रुपये नहीं है, 2000 रुपये भी है और मैं 2000 रुपये की भी शर्ट खरीद सकता हूँ, लेकिन इस शर्ट के लिए मैं केवल 1000 रुपये देने को रेडी हूँ। आप ऐसा ही करते होंगे। अगर आपके पास में मान लीजिए 50,000 है तो केवल कपड़े खरीदने के लिए तो आप 50,000 नहीं खर्च कर सकते ना, आपको और भी जरूरतें होंगी। तो आप किसी भी शर्ट को लाने से पहले मन में विचार कर लेते हो कि आप इस शर्ट के लिए, पर्टिकुलर शर्ट के लिए कितने पैसे देने को रेडी हो। अब चलिए 500 रुपये, मैंने कहा मैं 1000 रुपये देने को रेडी हूँ, उसने 2000 रुपये कहा, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरीके का डील हो सके। तो डील तभी होगी, नंबर 1 केस, जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि ये वो है पैसा जो हम देने को रेडी है इन टर्म ऑफ मनी ऑफ एक्स, या तो ज़्यादा हो प्राइस से या एटलीस्ट बराबर हो, यानी कि या तो कीमत जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो, 1000 रुपये के बराबर हो, या 1000 रुपये से कम हो। मान लीजिए चलिए 600 रुपये पे डील हो जाए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे 400 रुपये की बचत हो गई ना। तो ये वो उपभोक्ता बचत की बात कर रहा है। इसका मतलब ये सेविंग नहीं है, ये सरप्लस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कॉलेज से अपने घर जाने के लिए मैंने ओला या उबर बुक की और जिसका प्राइस लगभग 450 रुपये मेरे लिए आया, तो मैं वेट करने लगा, तभी मेरे दोस्त आया और उसने मुझसे कहा कि चल मैं तुझे अपने घर ड्रॉप कर देता हूं। तो इनडायरेक्टली तो मुझे यही फील हुआ ना कि कार का सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल ही रहा है, साथ ही साथ मेरे 450 रुपये की बचत हो गई। तो ये वो वाली उपभोक्ता बचत है। ठीक है, उपभोक्ता बचत मतलब मैं कितने रुपए देने को रेडी था, मैं मान लीजिए रेडी देने के लिए 450 रुपये, ओके, लेकिन मैंने वास्तव में कितने दिए, मान लीजिए मैंने उस दोस्त को चलिए कोल्ड ड्रिंक पिला दिया या चाय पिला दी, मान लीजिए मेरे 100 रुपये खर्च हुए। ठीक है, इसका मतलब अभी भी तो मेरे 350 रुपये की बचत हो गई ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों उपभोक्ता बचत। उपभोक्ता बचत का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार दोबारा डेफिनेशन में देख लीजिए। जो उपभोक्ता देने को तैयार है, यानी कि जो वो रेडी है देने को, जैसे मेरे केस में मैं 450 रुपये देने को रेडी था, ठीक है, और जितना मैंने दिया वास्तव में मान लीजिए मैंने 100 रुपये दिया, ठीक है, इनडायरेक्टली 100 रुपये खर्च हो गए मेरे, तो इस केस में जो उपभोक्ता की बचत है वो 350 रुपये होगी।
तो ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि जहां पर आपका सामान जो है आपको सस्ता मिल जाता है आपकी उम्मीद के मुकाबले, वो जो बीच का डिफरेंस आपको जो बचा, उसी को हम बच्चों उपभोक्ता बचत बोलते हैं। तो उपभोक्ता बचत की इस अवधारणा को समझाने के लिए उन्होंने हासमान सीमांत उपयोगिता नियम का यूज किया, घटती सीमांत उपयोगिता नियम का यूज किया। हम जानते हैं बच्चों, घटती सीमांत उपयोगिता नियम हमें क्या बताती है? घटती सीमांत उपयोगिता नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे आप वस्तु का उपभोग करोगे, वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती चली जाएगी। ठीक है, मैं 4 यूनिट ले रहा हूं बच्चों आपको समझाने के लिए, केवल 4 यूनिट हमने ले ली है। जबकि जो वस्तु की कीमत है, ठीक है, कीमत के बारे में तो आपको पता ही है, वस्तु की जो कीमत है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए अगर सपोज कीजिए 40 है, तो हर केस में हमारी 40 रहेगी, हम ये मान रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप वस्तु का उपभोग कर रहे हो, ज्यादा 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 आपसे वस्तु की जो उपयोगिता है वो घटती चली जा रही है, लेकिन वस्तु की कीमत आपकी एक तरीके से समान है। उपभोक्ता बचत सीमांत उपयोगिता और कीमत का अंतर है, यानी कि ये जो है सीमांत उपयोगिता, ये बता रहा है क्या वो देने को तैयार है, और ये बाजार कीमत है, यानी कि जितना वो देने को तैयार है वो 100 है, और जितना वो दे रहा है उस केस को हम 40 बोलते हैं। तो इस केस में उपभोक्ता की जो बचत हो गई वो हो गई 60। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस वाले केस की बात करें, तो इसमें जो देने को रेडी है वो 80 है, लेकिन जब वास्तव में वो 40 दे रहा है तो इसका मतलब उसको 40 की सेविंग हो गई, बचत हो गई, सरप्लस हो गया। 60 देने को तैयार है, करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो आप याद रखिएगा कि जहां पर उपभोक्ता संतुलन होता है, यानी कि वस्तु की जो कीमत है और वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो जब बराबर बराबर होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता ये वाले है और जब कीमत बराबर बराबर होती है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता बचत की वैल्यू 0 होती है। तो टोटल कितनी बचत हुई? टोटल 120 बचत हुई। कैसे पता किया बच्चों? इन चारों को जोड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 वस्तु जब आप यूज कर रहे हो, 4 इकाई टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे 180 और ये 200, आपका 280 हो गया और 160 हो गया ये, यानी कि आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है, वो 180 280 है, और जो आपने प्राइस पे किया वो 160 था, जिसकी वजह से उपभोक्ता बचत जो है वो 120 हो गई। उपभोक्ता बचत की इस अवधारणा को हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं, सिंपल बनाने के लिए हमने माना कि ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो कि गिर रही है, और वस्तु की कीमत जो है वो ये वाली है। ठीक है जी, यानी कि लगातार आपकी सीमांत उपयोगिता गिर रही है, ये कीमत है। तो जिस स्थिति में MUX और PX बराबर बराबर होंगे, वहां पर उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। और इस स्थिति में आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये रेड से कर देता हूं मैं इसको, ये उपभोक्ता की बचत है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उपभोक्ता की बचत का एरिया, यानी कि टोटल जो बचत है वो कौन सी कहलाएगी, यानी कि ये मांग वक्र भी होता है बच्चों, अगर आपको मैं आगे बता दूंगा इसको, यानी कि मांग वक्र से नीचे वाला हिस्सा और कीमत से ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा उपभोक्ता बचत की स्थिति में है। यानी कि उपभोक्ता बचत का हिस्सा कौन सा है? ये रेड वाला हिस्सा है। अगर मान लीजिए किसी वजह से कीमत जो है वो गिर जाती है, मान लीजिए सपोज कीजिए कीमत जो है वो गिर जाती है, मान लीजिए, तो इस केस में देखिए उपभोक्ता बचत का जो एरिया है वो रेड तो पहले था ही, अब ये ग्रीन वाला एरिया भी जो है वो उपभोक्ता बचत में ही आ जाएगा, ये सारा का सारा। यानी कि हमें यह समझना है कि अगर वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की बचत जो है वो बढ़ जाएगी और उपभोक्ता पहले से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा। इसी तरीके से अगर हम कीमत घटा दें तो उपभोक्ता बचत का ये जो एरिया है ये घट जाएगा और उपभोक्ता पहले से कम वस्तु उपभोग करेगा। तो इस तरीके से बच्चों उपभोक्ता बचत की अवधारणा है। एक बार मैं लास्ट में आपको डेफिनेशन दोबारा से पढ़ देता हूं। किसी वस्तु को उपभोग से वंचित रहने की दशा में, यानी कि अगर वो किसी वस्तु को उपभोग ना करे उस दशा में, जितनी वो कीमत देने को तैयार है और जितनी वो कीमत वास्तव में दे रहा है, यानी कि रेडी टू पे, इसको बोलते हैं रेडी टू पे, और जितना वो एक्चुअल में दे रहा है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम उपभोक्ता बचत कहते हैं। तो बच्चों उपभोक्ता बचत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि आपकी कुछ मान्यताएं, उन्हीं के बेस पर हम आलोचना बना सकते हैं। सबसे पहले उपयोगिता का मापा नहीं जा सकता, जैसे कि इसमें माना गया है कि जैसे जैसे आप वस्तु उपभोग कर रहे हो वैसे वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिर रही है। तो कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता को आप तो माप ही नहीं सकते, इसलिए उपभोक्ता की जो बचत की अवधारणा है वो बिल्कुल सही नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। ये भी अवधारणा गलत है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घट जाती है। उपभोक्ता की मांग तालिका की पूरी जानकारी होना जरूरी है, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि कौन कितनी वस्तु वो उपभोग करेगा, कितनी संतुष्टि मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी उपभोक्ता के पास होना चाहिए। निकोलस ने तो इसको काल्पनिक विचार तक कह दिया। इसके अलावा उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में अंतर आ जाता है समय बीतने के साथ साथ, और जीवन रक्षक और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देने को रेडी हो जाते हैं, हम कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बचत निकालना व्यवहारिक नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने उपभोक्ता बचत के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उपभोक्ता बचत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो गई होगी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल्य का विरोधाभास, जिसको हीरा पानी विरोधाभास भी कहते हैं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जिन चीज़ों की उपयोगिता ज़्यादा है उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और जिसकी उपयोगिता कम है उसकी कीमत भी कम होगी। आप सिंपल शब्दों में कहें तो जो चीज़ की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी है, आमतौर पर यही देखा जाता है कि उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जिससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कम होती है, डेफिनेटली उसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन ऐसा जो नियम है ये पानी पर और हीरे पर लागू नहीं होता, क्योंकि हीरा जिसकी की उपयोगिता ना के बराबर है उसकी कीमत बहुत ऊंची है, जबकि जो पानी है जिसकी उपयोगिता हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब की बात करें तो उन पानी की कीमत बहुत ही कम होती है। यानी कि वो इस बात का इसी जो ये जो कन्फ्लिक्ट है उसी को बोलते हैं बच्चों हीरा पानी विरोधाभास या मूल्य का विरोधाभास। यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार वस्तु की जो कीमत है उसकी उपयोगिता तय करती है, यानी कि जिस भी चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और जिसकी उपयोगिता कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन वो इस बात का आंसर नहीं दे पाए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हीरा जिसकी उपयोगिता बहुत कम है उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, जबकि पानी जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है उसकी कीमत बहुत कम है। तो केवल इसी चीज़ को हम कहते हैं मूल्य का विरोधाभास या हीरा पानी विरोधाभास। एडम स्मिथ ने केवल इतना कह के छोड़ दिया, उन्होंने बताया प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, यानी कि प्रयोग मूल्य जो है पानी का वो ज़्यादा है, जबकि हीरे का विनिमय मूल्य ज़्यादा है। लेकिन अभी भी इस बात से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि आखिरकार हीरे की कीमत ऊंची क्यों होती है, तो इस और पानी की कीमत इतनी नीची क्यों है, जबकि पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आंसर देने का काम जो है वो नव प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों ने किया, और उसका आधार जो उन्होंने बताया वो सीमांत उपयोगिता नियम बताया। तो बच्चों सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर हम ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमने यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके के जो कोर्सेज हैं वो हमने बनाए हुए हैं। आपको ये सारे के सारे कोर्सेज हमारी ऐप में मिलेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी डेमो वीडियो देखनी है तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आप हमारी काफ़ी सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियो का हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी तमाम तरीके के कोर्सेज की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हमने ऑलरेडी सीमांत उपयोगिता हास नियम बताया है, जो बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है। यानी कि पानी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पानी की सीमांत उपयोगिता कम है। यानी कि हीरा जो है वो क्योंकि दुर्लभ है, सीमित है, अपर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए हीरा महंगा है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत उसकी कुल उपयोगिता डिसाइड नहीं करती है, बल्कि सीमांत उपयोगिता डिसाइड करती है। इस बात को आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो यहां पर बच्चों मैं आपको यह बता देता हूं कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो रहती है वो वस्तु की कीमत से मतलब कीमत और सीमांत उपयोगिता के बेस पर प्राइस डिसाइड होती है। यानी कि हीरे की जो मात्रा है वो सीमित है, इसीलिए उसकी जो कीमत है वो कम, इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है और कीमत कम है। और पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से ही इसकी जो सीमांत उपयोगिता है कम है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होगी। तो डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं बच्चों। यहां पर हमने आपको पानी का डायग्राम बना देते हैं और यहां पे हम हीरे का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसका सप्लाई कर्व इस तरीके का बना लेते हैं, और हीरा दुर्लभ है इसलिए उसका डायग्राम इस तरीके का बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसी की वजह से जो डिमांड है, मान लीजिए ये डिमांड इनको इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो डिमांड इंटरसेक्ट करने की वजह से इसका प्राइस देखिए ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम है, जबकि इसका प्राइस जो है वो कम है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। यानी कि हीरा जो है वो इसलिए महंगा हुआ बच्चों, हीरा इसलिए महंगा हुआ क्योंकि हीरे की सप्लाई कम है। अगर हीरा जितना कम सप्लाई, इसकी भी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए हीरा जो है वो ऐसे ही मिलना शुरू हो जाए, जमीन के अंदर खोदो और हीरे हीरे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हीरा सस्ता मिलेगा। अब पानी की बात करें, अभी देखिए खबर आई कि अफगानिस्तान में जिस तरीके का क्राइसिस चल रहा है, वहां पर एक एक पानी की बोतल 3-3 हजार रुपए में मिल रही है। इसका मतलब पानी भी 3 हजार रुपए का हो सकता है अगर पानी दुर्लभ हो जाए तो। बच्चों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आप सभी पानी को बचाइए क्योंकि पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूं कि हम सभी को पानी की बचत भी करनी चाहिए। तो ये है बच्चों हीरे और पानी का विरोधाभास, जो कि आपने समझा कि कार्डिनल उपयोगिता की अवधारणा की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं हैं। तो दोस्तों कार्डिनल अप्रोच जो है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता को हम अंकों में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, क्योंकि आप जानते हो कि उपयोगिता मन की स्थिति है। उपयोगिता किसी वस्तु से कितनी वस्तु में संतुष्टि मिली, इसको मानसिक रूप से विचार करना तो पॉसिबल है, लेकिन अंकों में मापना इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। इसको मैं अंकों में मापना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये उपयोगिता का जो विचार है वो ये मान के बैठता है कि उपयोगिता जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन आप जानते हो कि वस्तुओं की, एक वस्तु की उपयोगिता या वस्तु का उपभोग दूसरी वस्तु के उपभोग पर भी निर्भर करता है। यानी कि स्वतंत्र अवधारणा मानना, वस्तु अलग, प्रत्येक वस्तु से स्वतंत्र उपयोगिता मिलेगी, इस अवधारणा को भी आप गलत सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि कई प्रकार की पूरक वस्तुएं होती हैं जिसमें एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यानी कि सभी वस्तुएं एक दूसरे पे आत्मनिर्भर नहीं होती, बल्कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे पे निर्भर भी करती हैं, जो इसका इस पूरे के पूरे अप्रोच में कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये विचार जब हम उपभोक्ता संतुलन हमने पढ़ा, ये मान के चलता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती है, लेकिन मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है। दोस्तों ये अवधारणा गलत है, क्योंकि एक तरफ उपभोक्ता वस्तु को खरीद रहा है तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो घटेगी, लेकिन मुद्रा का सेक्रीफाइस तो भी तो कर रहा है। तो टेक्निकल चीज में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़नी चाहिए। भाई मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से अब 50 रुपए रह गए, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मेरे लिए बढ़ गई। लेकिन इस अवधारणा में ये मान के चलता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, बनी रहती है। अगला आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की अवधारणा भी गलत है, क्योंकि इसमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के अंदर क्या अंतर है वो नहीं माप सकते। ये केवल ये बताता है कि कीमत घटने से मांग बढ़ेगी, मांग वक्र डेरिवेट कर लिए, लेकिन इसमें क्या प्रतिस्थापन प्रभाव कितना है, आय प्रभाव कितना है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, कार्डिनल अप्रोच इस बारे में कोई भी जानकारी हमें प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा दोस्तों गिफिन विरोधाभास होता है कि कुछ वस्तुएं, घटिया वस्तु ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत के बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने से मांग घट जाती है। इसका कारण क्या है वो ये नहीं बताता। दोस्तों इसी अवधारणा की वजह से एक नई अवधारणा पैदा की इसने, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दोस्तों अगले चैप्टर में हम आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।